गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा था फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें मैंने आपको फोर्स बता दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया बता दिया था। ठीक है, फिर इनर्शिया क्या आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको लीनियर मोमेंटम समझा दिया था। फिर उसके बाद हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बता दिया था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि जब तक कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है अगर और या कोई बॉडी मोशन में है तो वो जब तक मोशन में रहेगी या रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, और आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बताया था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के। ठीक है, एफ बराबर पी। क्या है पी? आपका चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसका मैंने आपको बताया था। फिर पी इक्वल क्या होता है आपका एम वी। ठीक है, मास और वेलोसिटी। मास में आपका कुछ चेंज नहीं होता, वेलोसिटी में चेंज होगा। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो डी वी अपॉन डी टी क्या होता है आपका ए। तो वहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया एफ बराबर एम फोर्स का। ठीक है, फिर उसके बाद उससे बाद बताया था इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। ठीक है, इम्पल्स फोर्स क्या था कि इम्पल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड स्मॉल टाइम इंटरवल। इम्पल्स फोर्स जो होता है बहुत कम समय के लिए लगता है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड होता है ना बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, इसलिए उसे हम डेल्टा टी से शो करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका इम्पल्स फोर्स। इसके एग्जाम्पल ये समझो तुम, जब कोई खिलाड़ी कैच पकड़ता ना प्लेयर, तो अपने हैंड ना पीछे तरफ खींच लेता। वो इसलिए खींच लेता कि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा इंक्रीज हो जाए, जिससे हमारे हाथ को हर्ट ना हो, मतलब चोट ना लगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, पहला लॉ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ मैंने आपको बता दिया अभी। ये आपका थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ बहुत मोस्ट होते हैं, ये आपको सब जगह यूज होने मिलेंगे। ठीक है, आप अगर आप आगे पढ़ाई करोगे बीएससी, ठीक है, कोई कोर्स भी करो, वहाँ आपको ये जरूर मिलेंगे। ठीक है, और आपने पहले पढ़े भी होंगे, 9th क्लास में आपने पढ़े भी होंगे न्यूटन्स के लॉ। ठीक है, आपकी याद नहीं रहे होंगे अलग बात है, पर आपने पढ़े जरूर होंगे। ठीक है, ये आपका थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। ये सबसे सिंपल लॉ है याद करने की, देखा जाए तो। देखो, इसकी डेफिनेशन है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जो भी कोई देखो, जितना अगर कोई मानो एक बॉडी है, अगर ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स लगा रही है, ठीक है, तो बी भी ए पे उतना ही फोर्स लगाएगी अपोजिट। ठीक है, टू एवरी एक्शन इज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जितना एक्शन तुम कर रहे हो वो उतना ही इक्वल होगा, अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। जैसे आप किसी के गाल पर रैप्टा मार रहे हो तो उसका भी अपोजिट इतना ही रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसके आप जो भी नोट्स बना रहे हो या तो मेरी वीडियो की हेल्प से बना लेना, या आपके समझा दो, मैं आपको हर टॉपिक रहा हूँ, वो आपके बुक में सब आपको मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से आप इन्हें देख लेना। ठीक है, और मैं दोबारा बता रहा हूँ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ है, और इसके एग्जाम्पल से और आप समझोगे। देखो, एक तो ये मैंने बता दिया कि आप किसी गाल पर रैप्टर मार रहे हो, तो वो एक तो हमारा हाथ और उसका गाल, हम एक्शन कर रहे हैं तो उसका गाल भी अपोजिट रिएक्शन करेगा इतना। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका मैं दे रहा हूँ आपको कि अगर कोई ए बॉडी बी बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो बी भी उतना ही
अपोजिट लगाएगी, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। इसी फोर्स की ये जो न्यूटन थर्ड लॉ है, इसी वजह से देखो इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, वॉकिंग ऑन ग्राउंड, हम जो ग्राउंड पे चलते हैं, ठीक है, इसी वजह से चलते हैं। वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक इफ देयर इज नो रिएक्शन फोर्स, अगर हम ये अपोजिट नो रिएक्शन फोर्स होगा नहीं होगा तो हम सड़क पर चल नहीं पाएंगे। बिकॉज इन ऑर्डर टू वॉक वी प्रेस आवर फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, ठीक है, जितना हम ग्राउंड पर फोर्स लगा रहे हैं उतना ग्राउंड हमें अपोजिट फोर्स लगा रहा है। द ग्राउंड पुश अस विद इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ग्राउंड भी हमें उतना इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स दे रहा है जो हमारा बैलेंस बना रहे। दिस फोर्स इज इंक्लाइंड टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स बैलेंस आवर वेट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एनेबल अस टू वॉक फॉरवर्ड। अगर ये आपका बैलेंस फोर्स नहीं बनेगा, रिएक्शन फोर्स अपोजिट, तो हम सड़क पर नहीं चल पाएंगे, ठीक है। दूसरा है आपका वॉकिंग ऑन सैंड और आइस, तो जो हम सैंड जो बालू रहता है उस पर और उस पर चलना और बर्फ़ पे चलना मुश्किल क्यों होता है, ठीक है, आप सड़क पे ईजिली चल लोगे, बट जो आप रेते पे और आइस बर्फ़ पे नहीं चल पाओगे, क्योंकि वहाँ ये फोर्स कम हो जाता है रिएक्शन वाला। क्यों होता है देखो, इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंड और आइस, दिस इज बिकॉज व्हेन समवन प्रेसेस द sandy ground in the backward direction, the sand get displayed with the result that reaction from sandy ground is very small in case of ice due to very small friction between our feet and ice. The force of reaction which enable us to walk is very small, hence we cannot walk on it. देखो हम जब रेते पे बालू रेते पे चलेंगे तो क्या होता है, अपना पाँव उसमें घस जाता है ना, वो रेता की पीछे बैक कर देता, ठीक है, तो उसमें थोड़ा हमारा जो फ्रिक्शन वीक हो जाता है, जिससे हम चलने में थोड़ी कठिनाई आती है। ऐसी आपका बर्फ़ है, ठीक है, उसमें वो होता है कि स्मॉल होता है, जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है वो स्मॉल लगता है, जिस वजह से हमें चलने में कठिनाई होती है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, स्विमिंग। जब कोई भी तैराक जब नदी में तालाब में कहीं भी तैरता है, इसका भी न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस है, ठीक है। देखो हम जितना पानी पीछे को फेंक रहे हैं, पानी उतना हमें आगे को फेंक रहा है, किस पे बेस है ये, न्यूटन थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, ये आपका स्विमिंग भी उस पर ही बेस है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। वाइल स्विमिंग ए पर्सन पुश द वाटर बैकवर्ड, ठीक है, जब ए पर्सन पुश द वाटर बैकवर्ड मतलब जब एक व्यक्ति पानी को पीछे फेंक रहा है, ठीक है, तो ये उसका क्या हो गया, एक्शन हो गया, ठीक है। द वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड विद द सेम फोर्स रिएक्शन, उसी फोर्स से जो आपका वाटर है पानी, वो उसे फॉरवर्ड मतलब कि आगे को फेंक रहा है व्यक्ति को, ये उसका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया, ठीक है। देखो है नहीं न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस, ठीक है। आप इसे समझो, मैं दोबारा और बता रहा हूँ, स्विमिंग जो तैराक हैं ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ पे बेस है, ठीक है। वाइल स्विमिंग ए पर्सन पुश द वाटर बैकवर्ड, जब कोई व्यक्ति पानी को पीछे को हटा मतलब ढकेलेगा, ठीक है, पानी देखा होगा, पानी को हटाते हैं जब तो तैरते हैं पीछे को, और वही ये उसका व्यक्ति का एक्शन हो गया, और पानी इसके अपोजिट इतना ही रिएक्शन करेगा आगे को उसे फोर्स करने के लिए, तो हम तैर लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन एंड रॉकेट्स, ठीक है, जो आपके जेट प्लेन और रॉकेट होते हैं ये भी जो उड़ते हैं ये भी किस पे डिपेंड करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। इन जेट प्लेन इन और रॉकेट हाईली कंप्रेस्ड हॉट गैसेस एस्केप थ्रू ए नोजल विद वेरी हाई स्पीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जो आपके जेट प्लेन रॉकेट होते हैं इसमें कंप्रेस हॉट गैसेस भरी होती हैं, और जब एस्केप मतलब वो बाहर निकलती हैं बहुत हाई स्पीड से बैकवर्ड डायरेक्शन, नीचे को निकलेंगी है ना बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो गैस एक्सर्ट एक रिएक्शन फोर्स ऑन ए जेट प्लेन और द रॉकेट एंड अनेबल टू मूव फॉरवर्ड। जब वो फोर्स मतलब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत स्पीड से गैस निकलेंगी तो वो अपोजिट रिएक्शन लगाएंगी रॉकेट और या जेट प्लेन को ऊपर जाने के लिए, ठीक है। ए स्पेस व्हीकल कैन एसिलेट और चेंज इट्स डायरेक्शन जस्ट बाय फ्लैटिंग फायरिंग रॉकेट्स इन द प्रॉपर डायरेक्शन, ठीक है। ये आपको समझना चाहिए कि जेट प्लेन रॉकेट भी किस पे बेस है, आपके न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। नेक्स्ट है फायरिंग ऑन ए गन ऑफ ए गन,
ये तो आपको बहुत इंटरेस्ट होगा, क्यों आपने मूवी में ये देखते हो गन से जो फायर करते हैं, है ना। व्हेन ए गन इज फायर्ड द बुलेट मूव फॉरवर्ड द गन रिकॉल्स बैकवर्ड। जब आदमी कोई भी व्यक्ति बंदूक से गोली चलाएगा तो क्या होता है, गोली तो आगे जाएगी पर वो एक धक्का सा लगता है बंदूक को पीछे को। तो क्यों लगता है, क्योंकि जितना एक्शन होगा उससे अपोजिट रिएक्शन भी मिलेगा, ठीक है नहीं। तो ये भी आपका किस पे बेस है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। जब हम गोली या कोई बंदूक से चलाते हैं तो उसका जो मोमेंट होता है वो आगे चला जाता है, ठीक। वो तो हमारा एक्शन हो गया। तो वो भी बंदूक जो होगी वो पीछे को धक्का क्यों मार दी, क्यों, उसका अपोजिट रिएक्शन मिल रही, ठीक है। एक्शन हमारा आगे चला गया गोली, और उसका बैकवर्ड हमें बंदूक पीछे। इसलिए देखा होगा आपने जो ज़्यादातर बंदूक यूज़ करते हैं तो दो हाथ एक ऊपर रख लेंगे, ठीक है, और या फिर कंधे पर टच करके आपको फायरिंग करते हुए देखे जाए, आपने मूवियों में देखा होगा, जिससे हमें पीछे को बैकवर्ड एक्शन ना मिले, रिएक्शन ना मिले, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट इनर्शियल और एंड नॉन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम्स, ठीक है। एन इनर्शियल रिफरेंस फ्रेम इज वन इन विच न्यूटन थर्ड लॉ करेक्टली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन बाय ए नेट फोर्सेस, ठीक है। किस पे डिपेंड है पूरा, आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ पे, आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ इसे करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आपकी डेफिनेशन, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो हम कल पढ़ेंगे वो अच्छा टॉपिक है। कल आपका है, आप देख रहे होगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कल इसका डेरिवेशन ही करेंगे, ठीक है। और जो आज मैंने अब तक पढ़ा दिया इससे आप डेली नोट्स बनाते रहो। आपके पास सभी के पास बुक्स होंगी अपने उसकी, ये मेरी वीडियो की हेल्प से मैं एक एक टॉपिक समझा रहा हूँ, आप या तो इसकी हेल्प से या फिर अपनी बुक में से अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, ठीक है। वो आपको नोट्स एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।